हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रदीप जीएस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या होती है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कितना होता है उनका कार्यकाल और क्या होती है शक्तियाँ, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसके 3 अंग होते हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। वहीं अगर बात करें कार्यपालिका की, तो इसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा इसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में उल्लेखित है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अब हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में उल्लेखित है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर ना हो तथा वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल संघ या राज्य के मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। आइए अब हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। इसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य तथा 28 राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य के साथ दिल्ली व पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होते हैं और ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से ही होते हैं, यानी निर्वाचित सांसद या विधायक ही होते हैं। वहीं साल 1952 के प्रथम राष्ट्रपति चुनाव के समय 1 अनुमोदक तथा 1 प्रस्तावक हुआ करते थे, लेकिन साल 1974 में यह संख्या 10 अनुमोदक तथा 10 प्रस्तावक कर दिया गया और फिर साल 1997 में 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक इनकी संख्या हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय कर सकता है। इस चुनाव में निर्वाचक यानी मत देने वाला सदस्य वरीयता क्रम में मत देता है तथा निर्वाचक को राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए संख्या के अनुसार वरीयता क्रम में मत देने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं होता और राष्ट्रपति चुनाव में कोई पार्टी अपना व्हिप जारी नहीं कर सकता। इस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, इसलिए इसे आनुपातिक मतदान कहा जाता है। इस चुनाव में मत वरीयता क्रम में दिए जाते हैं तथा किसी भी उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होने पर जो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मत दूसरे उम्मीदवारों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस कारण से इसे एकल संक्रमणीय कहा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में हर निर्वाचित सदस्य का एक मत मूल्य होता है, जो एक फार्मूले द्वारा निकाला जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वहीं अब हम लोग राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जब तक उनका उत्तराधिकारी उनके स्थान पर पद ग्रहण नहीं करते तब तक उस पद पर वो बने रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में ही उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं या बन सकते हैं। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उन्हें हटा दिया जाए तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में यह प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति के निर्धारित कार्यकाल से पूर्व ही उनका स्थान अर्थात रिक्त होने पर नए चुनाव 6 महीने के भीतर करवाना होता है और राष्ट्रपति के
चुनाव हमेशा 5 वर्ष के लिए ही होते हैं। राष्ट्रपति को संविधान ने कुछ संरक्षण दिया है। जैसे अनुच्छेद 361 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आइए अब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति को ही महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 56 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को केवल संविधान उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा या फिर राज्यसभा, इनमें से किसी में प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग लाने हेतु सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। महाभियोग प्रस्ताव पर सदन में चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है। उसके बाद राष्ट्रपति अपना पक्ष संसद में रख सकते हैं या किसी प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रखवा सकते हैं। यदि एक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास कर दे और दूसरा सदन भी इसी बहुमत से स्वीकार करे तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। आइए अब हम लोग राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति के पास कई प्रकार की शक्तियां हैं, जिसे हम लोग बारी बारी से जानेंगे। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में अब जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं तथा उन्हें शपथ दिलाते हैं। वहीं अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और शपथ भी दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में यह प्रावधान है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। वहीं अनुच्छेद 78 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में तथा विधि निर्माण के बारे में चर्चा कर सकते हैं यानी जान सकते हैं। राष्ट्रपति सभी राज्यों में राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल एवं प्रशासक को नियुक्त करते हैं। असल में ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वहीं अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। राष्ट्रपति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG और महान्यायवादी को भी नियुक्त करते हैं। आइए अब हम राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में ये प्रावधान है कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। वहीं संसद द्वारा पारित सभी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून बनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहुति यानी प्रारंभ करेंगे तथा सत्रावसान भी वही करेंगे। अनुच्छेद 85 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। इसके तहत राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र तथा प्रत्येक लोकसभा चुनाव के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का यह अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान है कि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो इसको एक अध्यादेश जारी करके लागू किया जा सकता है। अध्यादेश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। यह कानून की ही भांति उतना ही प्रभावी होता है, लेकिन जैसे ही संसद का अगला अधिवेशन शुरू होता है तो इसको संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। यदि किसी कारणवश संसद इसको 6 सप्ताह में स्वीकार नहीं करती है तो यह अध्यादेश निरस्त हो जाता है। वहीं
अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से होते हैं। आइए अब हम लोग राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकते हैं या सजा को कम कर सकते हैं, या फिर सजा को स्थगित कर सकते हैं तथा सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं। यह राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, यह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही निर्णय लेते हैं। ये सभी मामले गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं तथा दया याचिका का आधार भी अनुच्छेद 72 ही माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी मसले पर सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। आइए अब हम राष्ट्रपति के कुछ वित्तीय शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। वहीं अनुच्छेद 267 में एक आकस्मिक निधि का उल्लेख है। इस निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर इस निधि से धन खर्च किया जा सकता है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। राष्ट्रपति इस आयोग में एक अध्यक्ष के साथ 4 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 281 में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति इस वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद में पेश करवाते हैं। आइए अब हम लोग राष्ट्रपति के कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति अन्य देशों में अपने लोगों को राजदूत तथा उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त भी करते हैं। राष्ट्रपति ही भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते पर माने असली वो होते हैं। आइए अब हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल होता है। वहीं अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति के वेतन की, तो साल 1998 तक 10,000 रुपये राष्ट्रपति का वेतन मिलता था। फिर इसे 1998 में बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया तथा साल 2008 में इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया महीना किया गया तथा वहीं साल 2018 में राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो प्रदीप GS नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।